Jai Hind everyone, welcome back to our channel Doc Rocks. I am Pragesh Mishra. In today's video, we are going to learn about cancer. तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंसर की ओरिजिन होती है और कैसे ये सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जैसे टोबैको है या अल्कोहल हो गया, ये कैसे कैंसर को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ कैंसर को ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्यों इतना मुश्किल है कैंसर का क्योर ढूंढना, हम इस बात को भी जानेंगे आज के वीडियो में। Hang on till the end and don't forget to subscribe our channel. And without further ado, let the show begin. The word cancer is related to जब उन्होंने पहली बार कैंसर टिश्यू को कट करके देखा तो उनमें जो वेन्स की जो ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट थी वो बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस थी और क्रैब की तरह का अपीयरेंस दे रही थी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा कैंसर। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वी यूज द वर्ड नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया मींस न्यू ग्रोथ। ये जो न्यू ग्रोथ है एक एबनॉर्मल और अनडिजायरेबल ग्रोथ है जो कि सेल के रेगुलर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो कैंसर की ओरिजिन को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि नॉर्मल सेल का ग्रोथ कैसे होता है। जो नॉर्मल सेल का ग्रोथ है वो दो चीजों से रेगुलेटेड होता है। एक होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स जो कि सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। और बेसिकली ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये दोनों सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो सेल साइकिल को ब्रीफली अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल सेल साइकिल होती है उसमें 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 एंड M फेज। तो ज्यादा डिटेल में न जाते हुए जो M फेज है वो एक्चुअल में डिवीजन फेज है, माइटोटिक फेज है, जहां पे सेल जो है वो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है। और जो G1 फेज है वहां पे नेक्स्ट डिवीजन और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो तैयार होती है G1 फेज में। एंड एस फेज में जो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जिसमें सारे प्रोटीन्स को कोड करने का इंफॉर्मेशन है, वो कोड होता है। एंड G2 फेज में सेल के डिवीजन के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो फॉर्म होती है। सो जो नॉर्मल सेल साइकिल है वो 2 जगह पे रेगुलेटेड होती है, या तो G1 से S जाने के बीच में एक ब्लॉक लगा दो, या फिर G2 से M जाने के बीच में एक ब्लॉक लगा दो। और किसी भी पॉइंट पर अगर सेल को लगता है कि कोई गड़बड़ी हो गई या कोई डीएनए डैमेज हो गया है तो वो तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है सेल साइकिल पे, और सेल जो है वो मर जाता है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ, यानी जो खराब सेल्स है उसका पत्ता साफ हो जाता है। नाउ दूसरा बेसिक पॉइंट जो कैंसर को जानने के लिए जरूरी है वो है म्यूटेशन। हमारा जो डीएनए है उसमें बॉडी के सारे प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन कोडेड लैंग्वेज में स्टोर रहता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस जीन में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं म्यूटेशन। और जिन फैक्टर्स की वजह से ये होता है उन्हें कहते हैं म्यूटाजेंस। और आप लोगों ने सिगरेट के पैकेट्स पे देखा होगा, उसमें लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है। तो तंबाकू से कैंसर कैसे होता है? टोबैको एक्ट्स एज ए कार्सिनोजेन। ये क्या करता है, डीएनए है उसमें ऐसे म्यूटेशंस लाता है जिससे वो कैंसर की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए टोबैको प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग कैंसर से रिलेट करते हैं, क्योंकि इससे सेल्स में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से कैंसर का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़ी मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। तो जब भी कोई कार्सिनोजेन आता है तो नॉर्मल डीएनए को म्यूटेट करके एक नया डीएनए बनाता है, जिससे कि एक नया प्रोटीन बनता है जो कि नॉर्मल प्रोटीन से अलग होता है। और इसी की वजह से सारे ट्रेट्स जो है, सारे हॉलमार्क्स जो है कैंसर के, वो आते हैं। और आप सोचते होंगे कि एक बार पीने से कैंसर क्यों नहीं हो जाता, तो ये सारे म्यूटेशंस को एक्यूमुलेट होना पड़ता है। एक म्यूटेशन से ही कुछ नहीं होता, धीरे धीरे जब ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब जाके एक ट्रेट बनाते हैं। तो देखो, जो नॉर्मल सेल है उससे जो कैंसरस सेल बनने का प्रोसेस है उसमें 8 स्टेप्स हैं बेसिकली, यानी 8 हॉलमार्क्स होते हैं कैंसर के, जो कि स्टेप बाय स्टेप कैंसरस सेल गेन करते हैं। और जब 8 हॉलमार्क कैंसर सेल के पास आ जाते हैं तो वो एक सुपर पावरफुल कैंसर सेल बन जाते हैं, जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये काफी कुछ थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरह है, जिसमें वो एक के बाद एक इन्फिनिटी स्टोन को ऐड करते जाता है, और जब सारे के सारे स्टोन उसके पास आ जाते हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही कैंसर एक के बाद एक हॉलमार्क्स को ऐड करते जाता है अपने पास, और जब सारे हॉलमार्क्स आ जाते हैं कैंसर सेल के पास तो उसे ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो पहला हॉलमार्क है कैंसर का वो है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक ग्रोथ फैक्टर आता है, वो एक रिसेप्टर पे जाता है, वो रिसेप्टर जो है वो सेल में सिग्नल भेजता है, और सेल में एक मॉलिक्यूल होता है उसे कहते हैं रास, RAS। ये जो मॉलिक्यूल होता है वो सेल को सेल साइकिल में आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। तो कोई भी ग्रोथ फैक्टर आया, वो रिसेप्टर पे गया, उसने रास को एक्टिवेट किया, और जब रास एक्टिवेट हो जाता है तो वो सेल को सेल साइकिल में आगे जाने के लिए प्रमोट करता है। कैंसर सेल्स में क्या होता है, ये जो रास है इनमें म्यूटेशन हो जाता है, और एक ऐसा म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर के बिना भी रास जो है वो सेल को सेल साइकिल में आगे प्रमोट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल है उसे ग्रोथ फैक्टर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और जो हमारा रेगुलर कंट्रोल मैकेनिज्म है जिससे हम सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करते थे, वो कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। तो कैंसर ने पहला स्टोन, लेट्स से कि पावर स्टोन, हासिल कर लिया है। दूसरा हॉलमार्क इसी से रिलेटेड है, जो कि इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ फैक्टर्स इनहिबिटर।
देखो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ये जो रास का जो फंक्शनिंग है इसे कम करके रखते हैं, इसे कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि आरबी जीन क्या करता है, वो जो रास का एक्टिविटी है उसे कंप्लीट नहीं होने देता, उसे रोक के रखता है, सेल साइकिल को जीवन से एस फेज में नहीं जाने देता, वहीं पे उसको ब्लॉक करके रखता है। बट कैंसर सेल्स में क्या होता है, इस आरबी जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से इसका फंक्शन खत्म हो जाता है और सेल जो है जीवन से एस फेज में आराम से चला जाता है। तो कैंसर ने सक्सेसफुली ग्रोथ प्रोमोटिंग मैकेनिज्म को हाईजैक कर लिया है और साथ ही साथ ग्रोथ सप्रेसिंग मैकेनिज्म को काउंटर कर लिया। यहाँ पे हमारा रोल आता है एपोप्टोसिस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी सेल को लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो अपने आप इमरजेंसी बटन लगाता है और एपोप्टोसिस होकर सेल का पत्ता साफ हो जाता है। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल वो है TP53। ये सेंस करता है कि कहां पे सेल में दिक्कत आ रही है और जैसे ही दिक्कत आती है वो तुरंत सेल को एपोप्टोसिस की तरफ भेज देता है। बट कैंसर सेल में ऐसा म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से वो TP53 को भी हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से TP53 सेंस ही नहीं कर पाता कि कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि समझो कोई इलीगल बिल्डिंग बन रही है लेकिन उन्होंने कोई फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के जो पुलिस आई है उसे गुमराह कर दिया ताकि उसे पता ही नहीं चला कि ये बिल्डिंग इलीगल है। ऐसे वो TP53 के फंक्शन को नेग्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होती है और लगातार कैंसर सेल डिवाइड करते रहता है और नए नए म्यूटेशंस को लाते रहता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैंसर सेल्स अनलिमिटेड डिवाइड कैसे करता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ह्यूमंस की या भी किसी लोगों की डेथ कैसे होती है? क्यों कोई सेल इमॉर्टल नहीं है? क्यों कुछ टाइम के बाद सारे सेल्स मर जाते हैं? क्यों कुछ टाइम के बाद सेल का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है? क्यों नहीं कोई भी सेल अनलिमिटेड हमेशा प्रोलिफरेट करते रहती है? तो इसका आंसर छुपा है टेलोमरेज एंजाइम में। देखो, जो नॉर्मल सेल होता है जब उसमें डिवीजन होता है तो उसका जो डीएनए है वो हर डिवीजन के बाद थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से एक ऐसा लिमिट आता है जिसके बाद सेल डिवाइड नहीं कर पाता और परमानेंट उसकी डेथ हो जाती है। बट कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता, वो अनलिमिटेड डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेम सेल की तरह। तो ऐसे अनलिमिटेड डिवीजन वाला इन्फिनिटी स्टोन उसके पास कहां से आता है? तो इसका आंसर छुपा है टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की लेंथ को बढ़ा देता है। तो जब भी कोई डिवीजन होता है उसके बाद डीएनए अपने आप छोटा होता है, बट कैंसर सेल्स में टेलोमरेज एंजाइम वाली एक्टिविटी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने डीएनए लेंथ को वापस से गेन कर लेते हैं और वो अनलिमिटेड डिवाइड कर सकते हैं। तो कैंसर ने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स यानी 4 हॉलमार्क्स को इकट्ठा कर लिया और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। 5वां हॉलमार्क है वो है वॉर्सबर्ग मेटाबॉलिज्म। तो आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे होता है? तो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से टूट जाता है सिंपलर फॉर्म में, जिसको कहते हैं पायरूवेट, और इस प्रोसेस में 2 ATP रिलीज होते हैं। ATP तो आपने सुना होगा, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होता है उसमें बस इतना ही प्रोसेस होता है और इसी से वो एनर्जी से काम चला लेता है अपना। बट ह्यूमंस को ज्यादा एनर्जी की नीड है, इसीलिए यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये जो पायरूवेट है इसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है और ग्लूकोज में जितना भी कार्बन था सारे के सारे कार्बन को ये CO2 में चेंज कर देता है और अराउंड 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज होता है तो। बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं 4 एलिमेंट से मेनली मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको ये एलिमेंट्स की जरूरत है, और अगर आप सारे के सारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दोगे एनर्जी के लिए तो आपके पास अपना सेल बिल्ड करने के लिए कोई भी कार्बन नहीं बचेगा। तो कैंसर सेल में एक जीन होता है MYC जीन। तो MYC जीन क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले फंक्शन को इनहिबिट कर देता है और जो सेल है वो ग्लाइकोलिसिस से जितनी एनर्जी मिलती है उसी में अपना काम चलाती है और जो बाकी कार्बन है वो सेल को बिल्ड करने में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉर्सबर्ग मेटाबॉलिज्म, और इस प्रोसेस की मदद से हम कैंसर सेल्स को लोकेट कर सकते हैं बॉडी में, क्योंकि कैंसर सेल्स जहां भी होगी वो ग्लूकोज को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेंगी। तो नाउ एक सवाल उठता है कि अगर कैंसर सेल्स इतने ही पावरफुल होते हैं तो हर किसी को कैंसर क्यों नहीं हो जाता? तो इसका जवाब छुपा है हमारे इम्यून सिस्टम में। जब भी कोई सेल कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल एक पुलिस की तरह जाता है और हमारे जो साइटोटॉक्सिक सेल हैं वो कैंसर सेल्स को बिल्कुल किल करके साफ कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसा म्यूटेशन करते हैं, यानी वो इतने अच्छे से अपने चेहरे को बदल लेते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि ये कैंसर सेल है और वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती, जिसकी वजह से कैंसर सेल है उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं है। कैंसर सेल्स बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। जैसे कैंसर सेल्स का नंबर बढ़ता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है क्योंकि उनके पास कोई खुद का ब्लड वेसल नहीं है, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है किसी भी कैंसर के अग्रेसिव होने का। अगर यहां पे कोई एक ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से कैंसर सेल में एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी आ गई, यानी खुद का ब्लड वेसल बनाने की प्रॉपर्टी आ गई, तो उसके बाद से वो कैंसर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाता है और उसे किल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होता है, जो कि है मेटास्टैसिस। जैसे कि अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है
तो वो जो कैंसर सेल है वो ब्रेस्ट टिश्यू से निकल के कहीं भी जा सकते हैं, आपकी ब्रेन में जा सकते हैं, आपकी लंग्स में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड हॉलमार्क ऑफ ऑल कैंसर, और हम चाहते हैं कि कैंसर की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि उसमें मेटास्टेसिस करने से पहले ही हम उसे ट्रीट कर सकें। अब बात आती है कि कैंसर को ट्रीट करना क्या पॉसिबल है और क्या क्या उपाय और क्या क्या चैलेंजेस है। तो बिल्कुल बहुत सारे कैंसर के क्योर के बारे में रिसर्च चल रही है और कुछ के क्योर्स आ चुके हैं अगर वो अर्ली मोमेंट्स पे डिटेक्ट हो जाते हैं तो जो हमारा सबसे बेसिक अप्रोच है ट्रीटमेंट का वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हम क्या करते हैं, जो कैंसर जो भी म्यूटेटेड प्रोटीन बना रहा है उसके अगेंस्ट में हम प्योर एंटीबॉडी बनाते हैं लैब में, जिससे उस म्यूटेटेड प्रोटीन से जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सके। जैसे कि हम एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स बना सकते हैं जो कि बहुत सारे कैंसर को, एडवांस स्टेज के कैंसर को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ही हम सेल साइकिल इनहिबिटर्स बना सकते हैं जो कि बहुत सारे कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। बट चैलेंज कहां आता है? कैंसर का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है उसका इवोल्यूशन। आपने डार्विन के इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में सुना होगा, यानी जो भी सबसे फिटेस्ट स्पीशीज होता है वही सर्वाइव करता है। तो ऐसे जो कैंसर सेल्स में उसमें बहुत सारे अलग अलग म्यूटेशन होते हैं, और जो म्यूटेशन कैंसर सेल्स को सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा एडवांटेज देता है वही म्यूटेशन आगे सर्वाइव करता है, बाकी को हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या होता है, हम कोई भी थेरेपी देते हैं तो उससे ज्यादातर कैंसर सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट कुछ ना कुछ ऐसे कैंसर सेल्स जरूर बच जाते हैं जिनके पास एक ऐसा म्यूटेशन होता है जो कि उस थेरेपी के अगेंस्ट कैंसर को रेजिस्टेंस देता है, और वो आगे चल के बहुत सारे प्रोजेनिस बनाते हैं, और उनके जितने भी प्रोजेनिस होते हैं वो सारे उस थेरेपी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। इसीलिए हम वो थेरेपी अगर दोबारा उसी कैंसर पे देते हैं तो वो काम नहीं करता है। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा एक्टिव रिसर्च चल रही है और होपफुली इन नियर फ्यूचर कैंसर का फुल ब्लोन ट्रीटमेंट आ जाएगा और जो थैनोस है उसका एंड गेम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाउंड द कंटेंट रिलेटेबल एंड हेल्पफुल, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Until next time, stay connected.